जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अब कम दिन बचे हैं, यानी 3-4 दिन का समय है, क्योंकि 7 तारीख को आपको पेपर है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक मन लगाकर खूब पढ़िएगा। तो हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का, जो कि आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन गद्यांश या काव्यांश से होते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से होते हैं। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़कर हल करना है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया गया है, निर्देश भी दिया गया है क्या कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी प्रश्न की संख्या कहाँ से 121 से 128 तक के प्रश्नों को इसी गद्यांश से हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। तो उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो चलते हैं। इस गद्यांश से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण हैं। जो छोटा है वह कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, छोटा बड़ा ये सब क्या आता है, ये गुण बताया जा रहा है उस बच्चे का कि वो छोटे हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। अब पुनरावृत्ति शब्द आया था इस गद्यांश में, उसी पुनरावृत्ति शब्द में संधि पूछा गया है, संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। तो क्या होगा? पुनः धन आवृत्ति, पुनराधन वृत्ति, पुनधन रावृत्ति या पुनः धन आवृत्ति। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह क्या होगा? पुनः धन आवृत्ति, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर पुनरावृत्ति शब्द में आपसे पूछ ले कौन सी संधि है। अब संधियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि में कई सारे नियम होते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि। तो पुनरावृत्ति में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पर आपको चुनना है कि कारक चिन्ह कौन सा नहीं है। तो जो भी कारक हैं आपसे आपके कर्ता से लेकर संबोधन तक, उन सभी के विभक्तियाँ या चिन्ह या परसर्ग जो भी आप कहें उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑप्शन क्या है? से। अब से विभक्ति किसकी होती है? एक करण की होती है और दूसरा अपादान की होती है। तो यह एक कारक चिन्ह है। अब फिर आते हैं दूसरा, बी में और दिया गया है। क्या दिया गया है? और दिया गया है। अब और
क्या किसी कारक की विभक्ति होती है? आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण का क्या होता है? से या द्वारा होता है। अब यहाँ पर से है तो आप जान सकते हैं यह करण हो सकता है या अपादान हो सकता है। उसके बाद के लिए आ रहा है। फिर है संप्रदान। संप्रदान में के लिए या फिर को होता है, तो यहाँ पर सी में संप्रदान हो जाएगा। एक मिनट, सी में क्या हो जाएगा? संप्रदान। यहाँ पे करण मान लीजिएगा या अपादान। संप्रदान हुआ। अपादान में क्या होता है? से हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डी में की। तो संबंध जो होता है का, की, के, रा, री, रे होता है, तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। इसके बाद अधिकरण आता है। अधिकरण की जो विभक्ति होती है वह में और पर होती है। फिर आता है संबोधन। संबोधन की विभक्ति क्या होती है? हे, हो, अरे, अजी, इस प्रकार से। यानी आपका जो कारक चिन्ह नहीं है वह ऑप्शन बी और हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। समय कम हो थोड़ी आप स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, क्योंकि आपका साथ ही ज़रूरी होता है। आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। वैसे भी जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करता रहूँगा। अब चलते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। अब पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए? क्योंकि पुस्तक जो भी चयन करोगे, चाहे बच्चों के लिए चाहे अपने के लिए, उसका ध्यान देना होता है। ये नहीं कि मार्केट में जाओ कोई भी पुस्तक उठा लाओ, पता लगा हम पढ़े कुछ समझ ही ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुस्तक का चयन किस आधार पर होना चाहिए? उपलब्धता के आधार पर, कीमत के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर या नैतिक शिक्षा के आधार पर। तो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर कीमत कोई वैल्यू नहीं है कीमत की, यानी कीमत का आधार नहीं होना चाहिए पुस्तक चुनने के लिए। उपलब्धता भी नहीं होना चाहिए, नैतिक शिक्षा भी नहीं होगा। क्या होगा? आयु होगा। क्योंकि आप जिस आयु के होंगे, पता लगा हम 4 साल के बच्चे के लिए बुक ले रहे हैं तो उसी हिसाब से लेंगे कि बच्चों को पढ़ाएं समझें, उसे अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बच्चा सीखे उससे। अब पता चला आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 6-1-2 की पुस्तकें पढ़ें, तब भी उसकी पुस्तक का पढ़ने का कोई महत्व नहीं होगा जो होना चाहिए। और सीख तो कहीं से भी आप सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पुस्तक का चयन आयु वर्ग के आधार पर होगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना और पढ़ना होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा कि छोटे बच्चे के पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। अब बच्चे कैसे हैं? छोटे, तो उनकी पुस्तक का चयन करना है। उनकी पुस्तक का जो विषय होगा वह कैसा होना चाहिए? दैनिक जीवन से संबंधित, वीर पुरुष से संबंधित, राजा रानी या नैतिक मूल्य से संबंधित। अब छोटे बच्चे हैं तो क्या होना चाहिए? आपको गद्यांश में बताया गया था दैनिक जीवन होना चाहिए, रोजमर्रा होना चाहिए जिसे बोलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? यह भी आपको गद्यांश में बताया गया था, आया था। लंबे, मज़ेदार, सरल या जटिल। तो क्या है? जो बच्चों को शब्द मज़ेदार शब्द होते हैं, उनको मज़ा आता है, तो वो वही शब्द को रिपीट करते हैं, यानी बार बार दोहराते रहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी या डेली हमेशा जब होता है तो हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो उसका महत्व क्या होता है? पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चे को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पढ़ने में कुशलता होती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। जब पुस्तक को हम चुनेंगे तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? आयु वर्ग, कीमत,
विषय या सामग्री। तो देखिए आयु वर्ग महत्व होता है कि हमें किस तरह के बच्चे को या किस वर्ग के व्यक्ति को बुक लेनी है। उस पुस्तक में विषय क्या है यह भी महत्वपूर्ण होता है। सामग्री मतलब उस पुस्तक में कौन कौन सी सामग्री है या कैसी है या क्या दिया गया है यह भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कीमत नहीं महत्व होती। क्या कीमत बहुत कम होता है, सबसे कम क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। अब आपका अगला है, क्या गया है कि दिया गया है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर, यानी ये एक गद्यांश है, ये गद्यांश पूरा नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिया गया है और बाकी अगले पेज पर दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे संबंधित क्वेश्चन कितने होंगे, 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चनों को हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पालिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है कि चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है? सफ़ेद होती है, काली होती है, पीली होती है या लाल होती है? तो कैसे होती है? सफ़ेद होती है। कैसे? सफ़ेद होती है। अगला क्वेश्चन है क्या? अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण है। अब इस वाक्य में क्या विशेषण है? इससे बनाए कीमती फर्नीचर। तो यहाँ पर क्या होगा? कीमती फर्नीचर। फर्नीचर हमारा संज्ञा हो जाएगी। फर्नीचर की विशेषता क्या है? कीमती फर्नीचर इससे नहीं बनाए जाते। क्या? कीमती फर्नीचर नहीं बनाए जाएंगे। तो जो यहाँ विशेषण हो जाएगा वह कीमती शब्द हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द है। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से
एक भिन्न है उसी का चयन करना है। पतली दुबली, लाल लाल, कभी कभी लंबी लंबी। तो आप सभी देख रहे हैं क्या पतली दुबली शब्द भिन्न है। लाल लाल, कभी कभी लंबी लंबी, ये दोनों एक ही शब्द है, यानी रिपीटेशन हुआ है उन्हीं शब्दों का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पालिश हो जाती है, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती। इसका गुण क्या है जो गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, यह इसका गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चिनार का तना होता है, कैसा होता है? भुरभुरा होता है, कंटीला होता है, चिकना होता है या खुरदरा होता है? तो इस गद्यांश में भी बताया गया था आपको कैसा होता है? खुरदरा होता है। कैसा? खुरदरा होता है। अगला क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? यह भी आपको गद्यांश में बताया गया था। कब बदलता है? बसंत में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो छाल का रंग कब बदलता है? सर्दियों में बदलता है। कब? सर्दी में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? धूसर, छाल, चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष। तो यहाँ पर क्या होगा? चिनार वृक्ष जो है यह सभी से भिन्न है। जैसे छाल कैसी है? धूसर, यह क्या हुआ? छाल की विशेषता हो गया। दरारें कैसी हैं? लंबी, ये भी क्या हुआ? विशेषण हो जाएगा। वृक्ष कैसे हैं? पुराने, यह भी क्या हुआ? विशेषण। लेकिन इनमें नहीं है चिनार वृक्ष। तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि नीचे दिए गए निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन को अब देखते हैं। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दीजिए। तो ये रहे आपके विकल्प। इन विकल्पों में सर्वाधिक जो उचित है वह है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। यानी हमारा जो विकल्प सही होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को क्या जरूरी है? व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अवसर देना, क्योंकि जब उन्हें अवसर मिलेगा तो वो अपनी भाषाओं को जो सीखे होंगे उसका प्रयोग कर सकेंगे। अब आते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को
छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। क्या कमी है उसमें? डिस्ग्राफिया है, अरुचि है, लापरवाही है या अज्ञानता है। तो क्या है? डिस्ग्राफिया है उसमें। लिखने से संबंधित हमेशा ग्राफ पे चला जाएगा। क्या चले जाएगा? ग्राफ पे। तो ग्राफिया हो जाएगा। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित हैं। किससे? भाषा अर्जन क्षमता। स्किनर हैं, वाइगोत्स्की हैं, चॉम्स्की हैं या जीन प्याजे हैं। तो वाइगोत्स्की हमेशा समाज से होते हैं। तो यहाँ पर भाषा अर्जन से कहा जा रहा है तो कौन हो जाएंगे? चॉम्स्की जी होंगे। कौन से? चॉम्स्की जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करना है तो दृष्टि से, यानी लेखन आकलन करने की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो सर्वाधिक बेहतर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए या चिन्हित कीजिए। बहादुर वित्तों कहानी का शीर्षक दीजिए। बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर वित्तों कहानी का अंत लिखिए। तो ये रहे आपके चारों विकल्प। अंत चौथा क्या है? कहानी का अंत बदल कर लिखना है। तो इन चारों में जो सर्वाधिक बेहतर होगा, जो बहादुर वित्तों की कहानी हो, उस कहानी को ही लास्ट का जो अंत हुआ है उसको ही चेंज करना, तो सर्वाधिक भाषा लेखन की क्षमता का आकलन हो जाएगा। कि कोई कहानी आपको लिख कर दी जाए, आप पढ़ लो, फिर उसमें आपको चेंजेस करने को कहा जाए, यानी बदलाव करने को कहा जाए, तो आपकी वहाँ लेखन क्षमता कि आप सोच कर क्या लिखते हैं उसका आकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है वह किस में मदद करता है? समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, कार्य को संचित करने में या बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में। जो पोर्टफोलियो होता है वह क्या होता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। जैसे आप किसी कक्षा में हैं और आपकी कक्षा के जो क्लास टीचर हों या जो मैडम सर जो भी हों, वो आपका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। और जब पोर्टफोलियो तैयार होगा तो आपको में जो कमियां होंगी, जो अच्छाइयां होंगी, जो आप कैसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, आपका लेवल कैसा है, यह लिख दिया जाता है, ताकि जब आप अपनी अगली कक्षा में जाएं तो वही पोर्टफोलियो पढ़कर जो अगली कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो आपको समझ सकेंगे आसानी से। तो जो उन्हें पढ़ाना होगा, जो सिखाना होगा, वो बहुत ही आसानी तरीके से सिखाएंगे। तो क्रम होता है एक क्रम हो जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो उनको दिया गया, फिर उनको दिया गया, उसी प्रकार में आप सीखते भी तो जाएंगे। वरना एक टीचर को समझना पड़ेगा कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है, क्या करता है, इस प्रकार से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता विचार, वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार। तो यहाँ पर इन दोनों रिक्त स्थानों पर क्या भरा जाएगा, यह चुनना है। तो क्या होगा? भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे
स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश का आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यानी कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से पहले कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है। तो वह क्या है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान है यहाँ पर भरना है। क्या हो जाएगा? चुनौतियाँ प्रचलनों, जटिलताओं नियमों, चुनौतियों अवसरों, जटिलताओं मानकों। तो क्या होता है कि शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। जो आपका सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। तो क्या होगा? आपने विकल्प को पढ़ रखा है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहानी सुनाती है तो बच्चे कहानी को सुनते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद जब उस कहानी पर चर्चा की जाती है तो मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारण शुद्धता, शब्द पढ़ना या अर्थ निर्माण। तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वह होगा अर्थ निर्माण। क्या हो जाएगा? अर्थ निर्माण। तो अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व की होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही आ चुका है जहाँ तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा क्या होगा? परस्पर अंतःक्रिया हो जाएगा। क्या? परस्पर अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा फिर से पढ़िए। क्या? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है, ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, इनमें सर्वाधिक योगदान है। अब विकल्प को पढ़िएगा। विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, विकल्प सही होगा, क्या होगा कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश, समृद्ध संप्रेषण का
वर्ण। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में सबसे पहली शर्त क्या होगी कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो हमारा जो सबसे उपयुक्त हो जाएगा वह चौथा विकल्प हो जाएगा कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह डैश वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। तो क्या है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, हिंदी भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, स्वीकार्य है। हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन इस पेज पर है और इसके विकल्प अगले पेज पर हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद रहे, ताकि अगले विकल्प यानी अगले प्रश्न पर विकल्प दिया गया है तो आपको आसानी रहे। रूपा जो है चौथी कक्षा में पढ़ाती है। रूपा क्या है, एक टीचर है जो चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा, जो गुजराती लोक कथा होती है, मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि क्या पूछा, उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनकी भाषा में आदर करते हैं किसी व्यक्ति का, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन यानी भाई और बहन मतलब बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है। अब रूपा का क्या उद्देश्य है ये हमें इन 4 विकल्पों में से चुनकर या चयनित करके बताना है। बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना या अन्य भाषाओं को जानना या सभी बच्चों को अवसर देना। तो क्या होगा कि बहुभाषिकता को संबोधित करना। यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वह हमारा ए सही हो जाएगा कि बहुभाषा को संबोधित करना। तो ये रहे आपके आज के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। शेयर लाइक कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस आप सभी कर दीजिएगा। और कम समय हो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर ज़रूर देखिएगा, क्लास को पूरी देखा कीजिए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, सीखने को मिलेगा ही। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।